दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रोय पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों ये ट्रोय इसका पार्ट 1 जो है हमें देखने को मिला था बहुत पहले, तकरीबन 13 मई 2004 को ये रिलीज़ हुई थी और इंडिया की इसकी रिलीजिंग डेट 14 मई 2004 थी। दोस्तों ये एक हिस्टोरिकल एशियन मूवी है जो कि एक तरह से इंडिया में भी हमें देखने को मिली थी। बात की जाए इसकी लेंथ के बारे में तो 163 मिनट इसकी टोटल लेंथ थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। साथ ही साथ इसका जो बजट था 175 से 185 मिलियन डॉलर्स का इसका बजट था। उसने नेट जो कलेक्शन दिया वो लगभग 980 मिलियन प्लस में ही दिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था। और इसी के बाद वर्नर्स ब्रदर पिक्चर द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ट्रॉय महाकाव्य ऐतिहासिक युद्ध फिल्म है जिसका निर्देशन वोल्फगैंग पीटरसन ने किया और लेखन डेविड बेनियोफ ने किया। माल्टा, मैक्सिको और ब्रिटेन के शेपरटन स्टूडियो की इकाइयों द्वारा निर्मित इस फिल्म में ब्रैड पिट, एरिक बाना, सीन बीन, ब्रायन कॉक्स, ब्रेंडन ग्लीसन और ऑरलैंडो ब्लूम के नेतृत्व में कलाकारों की टुकड़ी है। यह दशक भर चलने वाले ट्रोजन युद्ध की पूरी कहानी के वर्णन में होमर के इलियड पर शिथिल रूप से आधारित 3 है। 9वें वर्ष में अकिलिस और एगामेमन के बीच झगड़े के बजाय कुछ हफ्तों से भी कम समय में संक्षिप्त किया गया है। अकिलिस अपने मिर्मिडोन्स का नेतृत्व करते हुए बाकी ग्रीक सेना के साथ ऐतिहासिक शहर ट्रॉय पर आक्रमण करता है, जिसका बचाव हेक्टर की ट्रोजन सेना करती है। फिल्म का अंत ट्रॉय की लूट इलियड से नहीं लिया गया है, बल्कि क्विंटस स्मिर्नियस के पोस्टहोमेरिका से लिया गया है, क्योंकि इलियड हेक्टर की मृत्यु और अंतिम संस्कार के साथ समाप्त होता है। ट्रॉय ने दुनिया भर में 497 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, जो इसे रिलीज के समय 60वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाती है। हालांकि इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। आलोचकों ने इसके मनोरंजन मूल्य और पिट और बाना के अभिनय की प्रशंसा की 4, 5, 6, जबकि इसकी कहानी की आलोचना की, जिसे इलियड के प्रति बेवफा माना गया। 7, 8 इसे 77वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन के लिए नामांकन मिला और यह 2004 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 9 कथानक 1184 ईसा पूर्व में राजा एगामेम्नन ने यूनानी राज्यों को एकजुट किया। एक वीर योद्धा अकिलिस एगामेम्नन के लिए लड़ता है, लेकिन उसके अत्याचारी शासन को तुच्छ समझता है। इस बीच ट्रॉय के राजकुमार हेक्टर और उनके भाई पेरिस स्पार्टा के राजा मेनेलॉस के साथ शांति संधि पर बातचीत करते हैं। पेरिस मेनेलॉस की पत्नी रानी हेलेन के साथ एक प्रेम संबंध शुरू करता है और वह उसे अपने घर जाने वाले जहाज पर तस्करी कर ले आता है। पहले तो क्रोधित हुए हेक्टर अनिच्छा से हेलेन को ट्रॉय लाने के लिए सहमत हो जाता है। क्रोधित होकर मेनेलॉस अपने बड़े भाई एगामेम्नन से मिलता है और उसे ट्रॉय पर कब्जा करने में मदद करने के लिए कहता है। एगामेम्नन सहमत हो जाता है, क्योंकि ट्रॉय पर विजय प्राप्त करने से उसे एजियन सागर पर नियंत्रण मिल जाता। ट्रॉय में राजा प्रियम हेलेन का स्वागत करता है जब हेक्टर और पेरिस घर लौटते हैं और युद्ध की तैयारी करने का फैसला करते हैं। यूनानियों ने अंततः 50,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया और ट्रोजन समुद्र तट पर कब्जा कर लिया, जिसका श्रेय मुख्य रूप से अकिलीज और उसके मिर्मिडों को जाता है, जिन्होंने ट्रोजन मोहरा को खत्म कर दिया। अकिलीज ने अपोलो के मंदिर को लूट लिया और ब्रिसिस एक पुजारिन और पेरिस और हेक्टर की चचेरी बहन को कैदी बना लिया। जब अगामेमन उसे उससे दूर ले जाता है तो वह क्रोधित हो जाता है और फैसला करता है कि वह घेराबंदी में अगामेमन की सहायता नहीं करेगा। इस बीच ट्रोजन इस बात पर बहस करते हैं कि ग्रीक आक्रमण से कैसे निपटा जाए। जनरल ग्लॉकस ट्रॉय की दीवारों और अपनी सेना की ताकत पर भरोसा करता है, जबकि अन्य कूटनीति के लिए तर्क देते हैं। पेरिस हेलेन के अधिकार के लिए मेनेलॉस को चुनौती देने के अपने इरादे की घोषणा करता है। ट्रॉय के बाहर ट्रोजन और ग्रीक सेनाएं मिलती हैं। एक वार्ता के दौरान पेरिस हेलेन और शहर को बख्शने के बदले में मेनेलॉस से व्यक्तिगत रूप से द्वंद्वयुद्ध करने की पेशकश करता है। शहर को किसी भी तरह से लेने का इरादा रखने वाला अगामेमन स्वीकार कर लेता है। मेनेलॉस पेरिस को घायल कर देता है और लगभग उसे मार डालता है, लेकिन हेक्टर द्वारा खुद को मार दिया जाता है, जिससे द्वंद्वयुद्ध बाधित होता है। क्रोधित अगामेमन यूनानियों को ट्रोजन सेना को कुचलने का आदेश देता है। हालांकि इसके बाद की लड़ाई यूनानियों के लिए एक आपदा है। हेक्टर व्यक्तिगत रूप से अजाक्स को मारता है और शहर की दीवारों पर तीरंदाजों द्वारा समर्थित ट्रॉय की अत्यधिक अनुशासित और युद्ध प्रीक्षणित सेना के खिलाफ हजारों ग्रीक सैनिक मारे जाते हैं। यूनानियों की हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ अगामेमन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है,
लेकिन वह अकिलीज के साथ सुलह करने का विरोध करता है। वह ग्रीक सैनिकों को उनके मनोरंजन के लिए ब्रिसिस देता है, लेकिन अकिलीज उसे बचा लेता है। उस रात बाद में ब्रिसिस उसे मारने के इरादे से अकिलीज के क्वार्टर में घुस जाती है। उसकी भावनाएं उसे धोखा देती हैं। वह अकिलीज के सामने झुक जाती है और वे प्रेमी बन जाते हैं। इसके बाद अकिलिस ट्रॉय को छोड़ने का संकल्प लेता है, जिससे उसके चचेरे भाई और शिष्य पैट्रोक्लस को बहुत निराशा होती है। हेक्टर की आपत्तियों के बावजूद प्रियम उसे यूनानियों पर हमला करने का आदेश देता है। हेक्टर एक ऐसे व्यक्ति से द्वंद्वयुद्ध करता है जिसे वह अकिलीज मानता है और उसे मार देता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में पैट्रोक्लस था। व्याकुल होकर दोनों सेनाएं उस दिन के लिए लड़ाई बंद करने पर सहमत हो जाती हैं। अकिलीज को अपने चचेरे भाई की मौत के बारे में बताया जाता है और वह बदला लेने की कसम खाता है। अकिलीज से सावधान हेक्टर अपनी पत्नी एंड्रोमाचे को ट्रॉय के नीचे एक गुप्त सुरंग दिखाता है। अगर वह मर जाता है और शहर गिर जाता है तो वह उसे अपने बच्चे और शहर से बचे हुए लोगों को माउंट इडा ले जाने का निर्देश देता है। अगले दिन अकिलीज ट्रॉय के बाहर आता है और हेक्टर को चुनौती देता है। दोनों के बीच तब तक द्वंद्व चलता रहता है जब तक हेक्टर मारा नहीं जाता और अकिलीज उसकी लाश को वापस ट्रोजन बीच पर ले जाता है। प्रियम चुपके से कैंप में घुस जाता है और अकिलीज से हेक्टर के शव को उचित अंतिम संस्कार के लिए वापस करने की विनती करता है। अपने किए पर शर्मिंदा होकर अकिलीज सहमत हो जाता है और ब्रिसिस को प्रियम के साथ ट्रॉय लौटने की अनुमति देता है। 12 दिन के युद्धविराम का वादा करता है ताकि हेक्टर का अंतिम संस्कार शांति से हो सके। वह अपने आदमियों को उसके बिना घर लौटने का आदेश भी देता है। अगामेमन ने घोषणा की कि वह ट्रॉय को चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े ले जाएगा। चिंतित ओडिसियस ने शहर में घुसपैठ करने की योजना बनाई। उसने यूनानियों को शांति प्रस्ताव के रूप में एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाने और ट्रोजन समुद्र तट को छोड़ने अपने जहाजों को पास की एक खाड़ी में छिपाने के लिए कहा। प्रियम ने घोड़े को शहर में लाने का आदेश दिया। उस रात घोड़े के अंदर छिपे यूनानी बाहर निकलते हैं और ग्रीक सेना के लिए शहर के द्वार खोलते हैं। ट्रॉय की लूट शुरू करते हैं। ट्रॉय के सैनिक खुद को जगाते हैं और शहर की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे पराजित हो जाते हैं और नरसंहार करते हैं, जबकि नागरिकों को बंदी बना लिया जाता है या उनका वध कर दिया जाता है। जैसे ही यूनानियों ने निचले शहर को लूटा, एंड्रोमैचे और हेलेन ट्रोजन को सुरंग के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर ले गए। पेरिस ने एनेस को ट्रॉय की तलवार दी, उसे ट्रोजन की रक्षा करने और उन्हें एक नया घर खोजने का निर्देश दिया। जैसे ही यूनानियों ने महल के मैदान में प्रवेश किया, ग्लॉकस ने शेष ट्रोजन का नेतृत्व करते हुए अंतिम बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ट्रोजन कई यूनानियों को मार देते हैं, लेकिन अंततः मारे जाते हैं। ग्लॉकस को ओडिसियस ने एक अकेले मुकाबले में मार दिया। एगामेमन ने प्रियम को मार दिया और ब्रिसिस को पकड़ लिया, जिसने फिर एगामेमन को मार दिया। अकिलिस शहर से लड़ता हुआ निकलता है और ब्रिसिस के साथ फिर से मिल जाता है। पेरिस अपने भाई का बदला लेने के लिए अकिलिस की एड़ी में एक तीर मारता है। इसके बाद ट्रॉय पर अंततः यूनानियों का कब्जा हो जाता है और अकिलिस का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां ओडिसियस व्यक्तिगत रूप से उसके शरीर का दाह संस्कार करता है। कास्ट ब्रैड पिट, अकिलिस ग्रीस के महानतम योद्धा और मायरमिडोंस के नेता, ब्रिसिस के प्रेमी। एरिक बाना, हेक्टर ट्रॉय के युवराज, ट्रोजन सेनाओं के कमांडर और पेरिस के बड़े भाई। ऑरलैंडो ब्लूम, पेरिस ट्रॉय के राजकुमार और हेक्टर के छोटे भाई। डायने क्रूगर, हेलेन स्पार्टा की पूर्व रानी जो ट्रॉय की राजकुमारी बन गई। ब्रायन कॉक्स, अगामेम्नॉन यूनाइटेड ग्रीक सिटी स्टेट्स के राजा। सीन बीन, ओडिसियस इथाका के राजा। ब्रेंडन ग्लीसन, मेनेलॉस स्पार्टा के राजा और अगामेमन के छोटे भाई। रोज बर्न, ब्रिसिस ट्रॉय की राजकुमारी, अपोलो और हेक्टर के ट्रोजन मंदिर की पुजारिन और पेरिस की चचेरी बहन। पीटर ओटूल, प्रियम ट्रॉय के राजा और हेक्टर तथा पेरिस के पिता। गैरेट हेडलैंड, पैट्रोक्लस अकिलिस के चचेरे भाई के रूप में। सैफ्रॉन बरोज, एंड्रोमैचे के रूप में हेक्टर की पत्नी और ट्रॉय की क्राउन राजकुमारी। जूली क्रिस्टी, थेटिस अकिलिस की मां। जॉन श्रापनेल, नेस्टर अगामेमन के सलाहकार। निगेल टेरी, आर्किप्टोलेमस ट्रोजन महायाजक। जेम्स कॉस्मो ग्लॉकस के रूप में ट्रोजन सेनाओं का दूसरा कमांडर। जूलियन ग्लोवर, ट्रियोपास थेस्ली के राजा के रूप में। विंसेंट रेगन, यूडोरस मिर्मिडोंस के अकिलिस का दाहिना हाथ। ट्रेवर ईव वेलियोर के रूप में। टायलर माने अजाक्स के रूप में। बोग्रियस, ट्रायोपास चैंपियन के रूप में नाथन जोन्स। उत्पादन
ट्रॉय शहर का निर्माण अप्रैल से जून 2003 तक माल्टा के भूमध्यसागरीय द्वीप फोर्ट रिकासोली में किया गया था। 10 अन्य महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग माल्टा के उत्तर में एक छोटे से शहर मेलिएहा और कोमिनो के छोटे से द्वीप पर की गई थी। ट्रॉय की बाहरी दीवारों का निर्माण और फिल्मांकन मैक्सिको के काबो सैन लुकास में किया गया था। 11 तूफान मार्टी के फिल्मांकन क्षेत्रों को प्रभावित करने के बाद फिल्म निर्माण कुछ समय के लिए बाधित रहा। 12 पिट को फिल्मांकन के दौरान अपने अकिलीज टेंडन में चोट भी लगी, जिसके कारण उत्पादन में कई हफ्तों की देरी हुई। 13 ब्रिसिस की भूमिका पहले बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह इसमें शामिल प्रेम दृश्यों को करने में सहज नहीं थी। अंततः यह भूमिका रोज बर्न को मिल गई। 15 संगीत। मुख्य लेख ट्रॉय मोशन पिक्चर से संगीत। संगीतकार गैब्रियल यारेड ने मूल रूप से ट्रॉय के स्कोर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक काम किया था। उन्हें निर्देशक वोल्फगैंग पीटरसन द्वारा काम पर रखा गया था। तांजा कारोव्स्का ने संगीत के विभिन्न हिस्सों पर स्वर प्रदान किए, जैसा कि उन्होंने बाद में संगीतकार जेम्स हॉर्नर के साउंड ट्रैक के संस्करण में किया था। हालांकि स्कोर के अधूरे संस्करण का उपयोग करने वाले परीक्षण स्क्रीनिंग पर प्रतिक्रियाएं नकारात्मक थीं और 1 दिन से भी कम समय में यारेड को अपना संगीत ठीक करने या बदलने का मौका दिए बिना परियोजना से हटा दिया गया था। 16 जेम्स हॉर्नर ने लगभग 4 सप्ताह में एक प्रतिस्थापन स्कोर तैयार किया। उन्होंने फिर से कारोव्स्का के स्वरों का उपयोग किया और पारंपरिक पूर्वी भूमध्यसागरीय संगीत और पीतल के वाद्ययंत्रों को भी शामिल किया। हॉर्नर ने अमेरिकी गायक गीतकार जोश ग्रोबान और गीतकार सिंथिया वेल के साथ मिलकर फिल्म के अंतिम क्रेडिट के लिए एक मूल गीत भी लिखा। फिल्म का साउंड ट्रैक 11 मई 2004 को रिप्राइज रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। ट्रॉय डायरेक्टर्स कट को 17 फरवरी 2007 को 57वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था और अप्रैल 2007 में जर्मनी में सीमित रिलीज प्राप्त हुई थी। वार्नर होम वीडियो ने कथित तौर पर डायरेक्टर्स कट के लिए $1 मिलियन से अधिक खर्च किए, जिसमें कम से कम 1000 नए कट या लगभग 30 मिनट का अतिरिक्त फुटेज 196 मिनट के नए रनिंग टाइम के साथ शामिल है। डीवीडी को 18 सितंबर 2007 को अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म के स्कोर में नाटकीय रूप से बदलाव किया गया था, जिसमें कई महिला स्वरों को काट दिया गया था। संगीत में एक अतिरिक्त चीज है, गेट्स ऑफ ट्रॉय के सामने हेक्टर और अकिलिस के बीच निर्णायक लड़ाई के दौरान प्लेनेट ऑफ द एप्स के लिए डैनी एल्फमैन की थीम का उपयोग। जोश ग्रोबान के गाने को भी अंतिम क्रेडिट से हटा दिया गया था। विभिन्न दृश्यों को दोबारा काटा गया और बढ़ाया गया। उदाहरण के लिए, हेलेन और पेरिस के बीच के प्रेम दृश्य को डायने क्रूगर की अधिक नग्नता को शामिल करने के लिए फिर से तैयार किया गया था। अकिलिस और ब्रिसिस के बीच के प्रेम दृश्य को भी बढ़ाया गया है। केवल एक दृश्य हटाया गया, वह दृश्य जहां हेलेन पेरिस के घाव पर मरहम लगाती है, उसे हटा दिया गया है। युद्ध के दृश्यों को भी बढ़ाया गया, जिसमें अधिक हिंसा और खून-खराबा दिखाया गया, जिसमें ग्रीक सेना द्वारा प्रारंभिक हमले के दौरान ट्रोजन पर अजाक्स के खूनी उत्पात और हेक्टर के साथ उसके द्वंद्व शामिल है। शायद सबसे महत्वपूर्ण ट्रॉय की लूट थी, जो कि नाटकीय कट में बमुश्किल मौजूद थी, लेकिन यहां अधिक पूरी तरह से दिखाई गई है, जिसमें ग्रीक सैनिकों को महिलाओं के साथ बलात्कार करते और बच्चों की हत्या करते दिखाया गया है। पात्रों को विकसित होने के लिए अधिक समय दिया गया। ट्रॉय में पुजारियों के बीच आंतरिक संघर्ष पर अधिक जोर दिया गया है, जो युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने के लिए देवताओं से मिलने वाले संकेतों और संकेतों में विश्वास करते हैं, और सैन्य कमांडर, जो जीत हासिल करने के लिए व्यावहारिक युद्ध रणनीतियों में विश्वास करते हैं, मुख्य रूप से ट्रेवर ईव और जेम्स कॉस्मो के बीच। अंत में बुकएंड दृश्य जोड़े गए। शुरुआत में एक सैनिक का कुत्ता अपने मृत मालिक को ढूंढता है, और अंत में एक अनुक्रम शामिल है जहां कुछ जीवित ट्रोजन माउंट इडा पर भाग जाते हैं। इलियर और ट्रॉय के बीच अक्सर मतभेद होते हैं, सबसे खास तौर पर पेरिस, हेलेन, अगामेमन, अकिलीज और मेनेलॉस के अंतिम भाग्य से संबंधित। एक कमेंट्री सीक्वेंस में फिल्म के लेखक डेविड बेनियोफ ने कहा कि जब यह तय करने की बात आई कि इलियर का अनुसरण किया जाए या फिल्म के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, तो उन्होंने हमेशा वही किया जो फिल्म के लिए सबसे अच्छा लगा। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में शायद 2 या 3 पंक्तियां हैं जो होमर को उद्धृत करती हैं, बेनियोफ कहते हैं। इससे ज्यादा संभव नहीं होता। होम मीडिया। ट्रॉय को 4 जनवरी 2005 को डीवीडी और VHS पर रिलीज किया गया था। 17 निर्देशक का कट 18 सितंबर 2007 को ब्लूरे, HD DVD और DVD पर रिलीज किया गया था। 19 निर्देशक का कट विश्व स्तर पर ब्लूरे पर उपलब्ध फिल्म का एकमात्र संस्करण है।
हालांकि थिएट्रिकल कट का चेक ब्लूरे रिलीज है। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। ट्रॉय ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $133.4 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $364 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $497.4 मिलियन की कमाई हुई, जिससे यह फिल्म 2004 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई, जिसमें द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, स्पाइडरमैन 2 और श्रेक 2 शामिल हैं। जब फिल्म पूरी हो गई तो कुल उत्पादन लागत लगभग $185 मिलियन थी, जिससे ट्रॉय उस समय निर्मित सबसे महंगी फिल्मों में से एक बन गई। इसे 2004 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था। 20 फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में $46.9 मिलियन कमाए, जो बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, फिर दूसरे सप्ताहांत में $23.9 मिलियन कमाए और दूसरे स्थान पर आ गई। 1 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटन टोमाटोज पर ट्रॉय को 229 समीक्षाओं के आधार पर 53% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 6.0010 है। साइट के आलोचकों की आम सहमति पड़ती है, एक दमदार, मनोरंजक तमाशा, लेकिन भावनात्मक प्रतिध्वनि की कमी। 21 मेटाक्रिटिक पर 43 आलोचकों के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 56 है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 22 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 23 रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए। उन्होंने कहा, पिट आधुनिक, सूक्ष्म, आत्मनिरीक्षण करने वाले हैं। वह एक ऐसी भूमिका में जटिलता लाते हैं जहां इसकी आवश्यकता नहीं है। 4 IGN के आलोचकों क्रिस्टोफर मोनफेट और सिंडी वहाइट ने निर्देशक के कट की शुरुआती संस्करण से बेहतर के रूप में प्रशंसा की, इसे 10 में से 8 सितारों के साथ मूल्यांकन किया। 24 पीटर ओटूल, जिन्होंने प्रियम की भूमिका निभाई थी, ने सवाना फिल्म फेस्टिवल में एक उपस्थिति के दौरान फिल्म के बारे में नकारात्मक बात की। उन्होंने कहा कि वह स्क्रीनिंग के 15 मिनट बाद फिल्म से बाहर चले गए और निर्देशक की आलोचना की, उन्हें जोकर कहकर पटक दिया। 25 सालों बाद ब्रैड पिट ने फिल्म से निराशा व्यक्त करते हुए कहा, मुझे ट्रॉय करना पड़ा क्योंकि मैंने एक और फिल्म से हाथ खींच लिया और फिर स्टूडियो के लिए कुछ करना था, इसलिए मुझे ट्रॉय में डाल दिया गया। यह दर्दनाक नहीं था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से उस फिल्म को बताया जा रहा था वह वैसा नहीं था जैसा मैं चाहता था। मैंने इसमें अपनी गलतियां की। मैं ट्रॉय के बारे में क्या कहना चाह रहा हूं? मैं फ्रेम के बीच से बाहर नहीं निकल सका। यह मुझे पागल कर रहा था। मैं डेविड फिंचर के साथ काम करके बिगड़ गया था। 26 कुछ लोगों ने पटकथा लेखक डेविड बेनियोफ की आलोचना की है, जो बाद में फैंटेसी टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के रचनाकारों में से एक बन गए, ट्रोजन युद्ध के पूरे और लंबे कालक्रम को कवर करके बहुत अधिक सामग्री लेने के लिए, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वे इस चुनौती से अवगत थे। क्रिएटिव स्क्रीनराइटिंग पत्रिका में अभिनेता डेविड गोल्डस्मिथ के एक लेख में उन्हें इस बारे में स्पष्ट रूप से संबोधित करते हुए उद्धृत किया गया है, स्क्रिप्ट ट्रोजन युद्ध को उसकी संपूर्णता में कवर करती है, जबकि इलियर इसका केवल एक अंश है। मैं फ्लैश फॉरवर्ड 9 साल कहते हुए छोटे शीर्षक नहीं रखना चाहता था। यह स्रोत सामग्री के प्रति अधिक वफादार होता, लेकिन यह फिल्म के लिए प्रभावी नहीं होता। मैंने हमेशा उस मार्ग का अनुसरण किया जो मुझे लगा कि फिल्म के लिए बेहतर है। अगर इसका मतलब यह है कि मैं होमर को धोखा दे रहा हूं तो ऐसा ही हो। विलियम ब्रैडली पिट, जन्म 18 दिसंबर 1963, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार, 2 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक, पिट 2006 से 2008 तक फोर्ब्स की वार्षिक सेलिब्रिटी 100 सूची और 2007 में टाइम 100 सूची में शामिल थे। पिट को पहली बार रिडले स्कॉट की रोड फिल्म थेल्मा एंड लुइस 1991 में एक काउबॉय हिचहाइकर के रूप में पहचान मिली। बड़े बजट की प्रस्तुतियों में उनकी पहली प्रमुख भूमिकाएं ड्रामा फिल्मों ए रिवर रन्स थ्रू इट 1992 और लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994 में आईं। उन्होंने टॉम क्रूज के साथ हॉरर फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर 1994 में भी अभिनय किया। उन्होंने डेविड फिंचर की क्राइम थ्रिलर 7 1995 और साइंस फिक्शन फिल्म 12 मंकीज 1995 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनय किया। बाद वाली फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया।
पिट को स्टीवन सोडरबर्ग की डकैती वाली फिल्म ओशियंस 11, 2001 में अभिनय करके बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली और इसके सीक्वल में भी उन्होंने अपनी भूमिका दोहराई। उन्होंने ऐतिहासिक महाकाव्य ट्रॉय 2004, रोमांटिक अपराध फिल्म मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ 2005, हॉरर फिल्म वर्ल्ड वॉर जेड 2013 और एक्शन फिल्म बुलेट ट्रेन 2022 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय करके अपनी अग्रणी भूमिका को मजबूत किया। पिट ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों फाइट क्लब 1999, बैबेल 2006, द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कायर रॉबर्ट फोर्ड 2007, बर्न आफ्टर रीडिंग 2008, इनग्लोरियस बास्टर्स 2009, द ट्री ऑफ लाइफ 2011 और द बिग शॉट 2015 में भी अभिनय किया। पिट को द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन 2008 और मनी बॉल 2011 में उनके प्रदर्शन के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ और उन्होंने वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड 2019 में एक स्टंटमैन की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीता। 2001 में पिट ने प्रोडक्शन कंपनी प्लान बी एंटरटेनमेंट की सहस्थापना की। 3. उन्होंने द डिपार्टेड 2006, 12 ईयर्स ए स्लेव 2013 और मूनलाइट 2016 का निर्माण किया, जिनमें से सभी ने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार जीता, जबकि अन्य जैसे द ट्री ऑफ लाइफ 2011, मनी बॉल 2011, सेल्मा 2014 और द बिग शॉट 2015 को पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। पिट को 1995 और 2000 में पीपुल्स सेक्सिएस्ट मैन अलाइव नामित किया गया था। उनका निजी जीवन व्यापक प्रचार का विषय है। उनका अभिनेत्रियों जेनिफर एनिस्टन और एंजेलिना जोली से तलाक हो चुका है। जोली के साथ पिट के 6 बच्चे हैं, जिनमें से 3 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोद लिया गया था। प्रारंभिक जीवन विलियम ब्रैडली पिट का जन्म 18 दिसंबर 1963 को शॉनी, ओक्लाहोमा में एक ट्रकिंग कंपनी के मालिक विलियम एल्विन पिट और स्कूल काउंसलर जेन एटा नी हिल हाउस के घर हुआ था। 4. परिवार जल्द ही स्प्रिंगफील्ड, मिसौरी चला गया, जहां वह अपने छोटे भाई बहनों डगलस पिट बी 1966 और जूली नी पिट नील बी 1969 के साथ रहता था। 5. एक रूढ़िवादी ईसाई घराने में जन्मे। 6. 7. उनका पालनपोषण दक्षिणी बैप्टिस्ट के रूप में हुआ और बाद में अज्ञेयवाद और नास्तिकता के बीच झूलते रहे। 8. बाद में उन्होंने आध्यात्मिकता में अपने विश्वास को समेट लिया। 9. पिट ने स्प्रिंगफील्ड को मार्क ट्वेन देश, जेसी जेम्स देश के रूप में वर्णित किया है। पिट ने किकापू हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे गोल्फ, तैराकी और टेनिस टीमों के सदस्य थे। 11. उन्होंने स्कूल के की और फोरेंसिक क्लबों में, स्कूल की वाद विवाद में और संगीत में भाग लिया। 12. हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद पिट ने 1982 में मिसौरी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, विज्ञापन पर ध्यान देने के साथ पत्रकारिता में प्रमुखता हासिल की। 13. जैसे जैसे स्नातक की पढ़ाई करीब आती गई, पिट को घर बसाने का मन नहीं हुआ। उन्हें फिल्में बहुत पसंद थीं, मेरे लिए अलग अलग दुनियाओं का एक पोर्टल, और चूंकि मिसौरी में फिल्में नहीं बनती थीं, इसलिए उन्होंने वहां जाने का फैसला किया जहां वे बनती थीं। 14. 15. डिग्री के लिए कोर्सवर्क पूरा करने से 2 हफ्ते पहले पिट ने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और लॉस एंजल्स चले गए। आजीविका यह भी देखें ब्रैड पिट फिल्मोग्राफी और ब्रैड पिट द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। प्रारंभिक कार्य 1987 से 1993। लॉस एंजल्स में खुद को स्थापित करने के संघर्ष के दौरान पिट ने अभिनय कोच रॉय लंदन से सबक लिया। 12. 17. उनका अभिनय करियर 1987 में नो वे आउट 1987, नो मैंस लैंड 1987 और लेस दैन जीरो 1987 फिल्मों में बिना श्रेय के भागों के साथ शुरू हुआ। 12. 18. मई 1987 में उन्होंने एनबीसी सोप ओपेरा अदरवर्ल्ड में 2 एपिसोड की भूमिका में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 19. उसी वर्ष नवंबर में पिट ने सीबीएस सिटकॉम ट्रायल एंड एरर 20, 21 और एबीसी सिटकॉम ग्रोइंग पेन्स में अतिथि भूमिका निभाई थी। 22. वह दिसंबर 1987 और फरवरी 1988 के बीच सीबीएस प्राइम टाइम श्रृंखला डलास के 4 एपिसोड में चार्ली वेड, शलेन मैकॉल द्वारा अभिनीत के प्रेमी रैंडी के रूप में दिखाई दिए। 24. उसी वर्ष यूगोस्लाविया यूएस सहनिर्माण द डार्क साइड ऑफ द सन 1988
उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका थी जिसमें उन्होंने एक युवा अमेरिकी की भूमिका निभाई थी जिसे उसके परिवार द्वारा त्वचा की स्थिति का इलाज खोजने के लिए एड्रियाटिक ले जाया गया था। क्रोएशियाई स्वतंत्रता संग्राम के फैलने पर फिल्म को रोक दिया गया था और 1997 तक रिलीज नहीं हुई थी। 12 पिट ने 1989 में 2 मोशन पिक्चर में प्रदर्शन किया। पहला कॉमेडी है हैप्पी टुगेदर में सहायक भूमिका में, दूसरा हॉरर फिल्म कटिंग क्लास में एक विशेष भूमिका। पिट की सिनेमाघरों तक पहुंचने वाली पहली फिल्म थी। 22 उन्होंने टेलीविजन सीरीज हेड ऑफ द क्लास, फ्रेडीज नाइटमेयर्स, 30 समथिंग और दूसरी बार ग्रोइंग पेन्स में अतिथि भूमिका निभाई। 25 पिट को 1990 की एनबीसी टेलीविजन फिल्म टू यंग टू डाई में बिली कैंटन की भूमिका में लिया गया था, जो एक ड्रग एडिक्ट है जो एक युवा भगोड़े जूलियट लुइस द्वारा अभिनीत का फायदा उठाता है, एक दुर्व्यवहार करने वाले किशोर की कहानी जिसे हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। एंटरटेनमेंट वीकली के केन टकर ने लिखा, पिट उसके हुडी बॉयफ्रेंड के रूप में एक शानदार घिनौना आदमी है, एक दुष्ट जॉन कॉगर मेलिंगकैम्प की तरह दिखने और बोलने में वह वास्तव में डरावना है। 26 उसी वर्ष पिट ने अल्पकालिक फॉक्स ड्रामा ग्लोरी डेज के 6 एपिसोड में सहअभिनय किया और एचबीओ टेलीविजन फिल्म द इमेज में सहायक भूमिका निभाई। 27 उनकी अगली उपस्थिति 1991 की फिल्म एक्रॉस द ट्रैक्स फिल्मों में सहायक भूमिकाओं और लगातार टेलीविजन अतिथि भूमिकाओं के वर्षों के बाद पिट ने रिडले स्कॉट की 1991 की रोड फिल्म थेल्मा एंड लुइस में अपनी सहायक भूमिका में व्यापक पहचान हासिल की। 27 उन्होंने जेडी का किरदार निभाया, जो एक छोटा-मोटा अपराधी है जो थेल्मा गीना डेविस से दोस्ती करता है। डेविस के साथ उनके प्रेम दृश्य को उस घटना के रूप में उद्धृत किया गया है जिसने पिट को एक सेक्स प्रतीक के रूप में परिभाषित किया। 22-30 थेल्मा एंड लुइस के बाद पिट ने 1991 की फिल्म जॉनी स्वेड में अभिनय किया, जो एक महत्वाकांक्षी रॉक स्टार के बारे में कम बजट की तस्वीर थी। 31 और 1992 की लाइव एक्शन एनिमेटेड फंतासी फिल्म कूल वर्ल्ड। 22 हालांकि दोनों में से कोई भी उनके करियर को आगे नहीं बढ़ा, खराब समीक्षा और बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के साथ। 32-33 पिट ने रॉबर्ट रेडफोर्ड द्वारा निर्देशित 1992 की जीवनी पर आधारित फिल्म ए रिवर रन्स थ्रू इट में पॉल मैकलीन की भूमिका निभाई थी। 34 उनके चरित्र के चित्रण को पीपल की जेनेट मॉक ने करियर बनाने वाला प्रदर्शन बताया। 35 जिससे यह साबित होता है कि पिट एक काउबॉय हैट वाले हंक से कहीं अधिक हो सकते हैं। 36 उन्होंने फिल्म बनाते समय दबाव महसूस करने की बात स्वीकार की है। 5 और उन्हें लगा कि यह उनके सबसे कमजोर प्रदर्शनों में से एक था। यह बहुत अजीब है कि यह वही बन गया जिसके लिए मुझे सबसे अधिक ध्यान मिला। 5 पिट का मानना था कि ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों और क्रू के साथ काम करने से उन्हें फायदा हुआ। उन्होंने रेडफोर्ड के साथ काम करने की तुलना एक बेहतर खिलाड़ी के साथ टेनिस खेलने से की। उन्होंने अर्ली ग्रेसी की भूमिका निभाई, जो एक सीरियल किलर और लुइस के चरित्र का अपमानजनक पति है। इस प्रदर्शन को रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने उत्कृष्ट, सभी बचकाना आकर्षण और फिर एक ऐसी खर्राटे भरी आवाज के रूप में वर्णित किया जो शुद्ध खतरे को दर्शाती है। 37 पिट ने पंथ हिट ट्रू रोमांस में फ्लॉयर नामक एक स्टोनर के रूप में एक संक्षिप्त भूमिका के लिए भी ध्यान आकर्षित किया, जिसने एक्शन फिल्म में हास्यपूर्ण राहत प्रदान की। 38 उन्होंने कल के पुरुष स्टार के लिए शोवेस्ट अवार्ड जीतकर वर्ष का समापन किया। सफलता 1994 से 1998। 1997 में अर्जेंटीना में 7 ईयर्स इन तिब्बत के सेट पर लोसांग थोंडेन के साथ पिट। 1994 में पिट ने हॉरर फिल्म इंटरव्यू विद द वैम्पायर क्रॉनिकल्स में वैम्पायर लुइस डे पोएंटे डू लैक की भूमिका निभाई, जो एनी राइस के 1976 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 40 वह एक कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थे जिसमें टॉम क्रूज, कर्स्टन डंस्ट, क्रिश्चियन स्लेटर और एंटोनियो बैंडेरस शामिल थे। 40 1995 के समारोह में 2 MTV मूवी अवार्ड जीतने के बावजूद 41 उनके प्रदर्शन को खराब तरीके से प्राप्त किया गया था। डलास ऑब्जर्वर के अनुसार ब्रैड पिट फिल्म में समस्या का एक बड़ा हिस्सा है। जब निर्देशक उनके अहंकारी, हंकिश, लोकप्रिय पक्ष को निभाते हैं तो उन्हें देखना एक खुशी है, लेकिन उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आंतरिक पीड़ा या यहाँ तक कि आत्मजागरूकता का सुझाव देता हो, जो उन्हें एक उबाऊ लुइस बनाता है। 42 इंटरव्यू विद द वैम्पायर की रिलीज के बाद पिट ने लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994 में अभिनय किया। 43 जिम हैरिसन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित
20वीं सदी के पहले 4 दशकों के दौरान अमेरिकी पश्चिम में सेट किया गया। कॉर्निश आप्रवासी कर्नल विलियम लुडलो, एंथनी हॉपकिंस के बेटे ट्रिस्टन लुडलो को चित्रित करते हुए 44 पिट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में अपना पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन मिला। 45 एडन क्विन और हेनरी थॉमस ने पिट के भाइयों के रूप में सहअभिनय किया। हालांकि फिल्म का स्वागत मिश्रित था। 46 कई फिल्म समीक्षकों ने पिट के प्रदर्शन की प्रशंसा की। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने कहा, पिट के अभिनय और रवैये का बेबाक मिश्रण इतनी दिलकश पूर्णता के साथ काम करता है कि यह शर्म की बात है कि फिल्म का सतीपन उनके रास्ते में आ जाता है। 47 डेजरेट न्यूज ने भविष्यवाणी की कि लीजेंड्स ऑफ द फॉल एक प्रमुख अभिनेता के रूप में पिट की प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा। 48 1995 में पिट ने क्राइम थ्रिलर 7 में मॉर्गन फ्रीमैन, ग्वेनेथ पाल्ट्रो और केविन स्पेसी के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक सीरियल किलर की तलाश में एक जासूस की भूमिका निभाई जो उन लोगों का शिकार करता है जिन्हें वह 7 डेडली सिंस का दोषी मानता है। 49 पिट ने इसे एक बेहतरीन फिल्म कहा और घोषणा की कि यह हिस्सा उनके अभिनय क्षितिज का विस्तार करेगा। 50 उन्होंने इस सुंदर लड़के वाली बात से आगे बढ़ने और खामियों वाले किसी व्यक्ति की भूमिका निभाने का इरादा व्यक्त किया। 51 उनके प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा। वैराइटी ने कहा कि यह स्क्रीन पर सर्वश्रेष्ठ अभिनय था और पिट की जासूस के रूप में दृढ़, ऊर्जावान, विश्वसनीय काम करने की क्षमता पर आगे टिप्पणी की। 52 7 ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर $327 मिलियन की कमाई की। फिल्म को मुख्य रूप से सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं, जिसमें पिट की विशेष रूप से प्रशंसा की गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने 12 मंकीज को भयंकर और विचलित करने वाला कहा और पिट के चौंकाने वाले उन्मादी प्रदर्शन पर टिप्पणी की और निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने जेफरी को एक अजीब चुंबकत्व के साथ विद्युतीकृत किया जो बाद में फिल्म में महत्वपूर्ण हो जाता है। 53 उन्होंने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 45 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 54 अगले वर्ष वह लोरेंजो कार्केटर के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित कानूनी ड्रामा स्लीपर्स 1996 में दिखाई दिए। 55 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली। 56 1997 की फिल्म द डेविल्स ओन में पिट ने हैरिसन फोर्ड के साथ आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के आतंकवादी रोरी डेवेनी की भूमिका निभाई। 57 एक ऐसी भूमिका जिसके लिए उन्हें आयरिश उच्चारण सीखना आवश्यक था। 58 उनके उच्चारण पर आलोचनात्मक राय विभाजित थी। पिट नैतिक अस्पष्टता का सही लहजा ढूंढ लेता है, लेकिन कई बार उसका आयरिश ब्रोग बहुत अधिक आश्वस्त करने वाला होता है। यह समझना मुश्किल है कि वह क्या कह रहा है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने लिखा। 59 चार्ल्सटन गजट ने राय दी कि उसने फिल्म की तुलना में पिट के उच्चारण का पक्ष लिया था। 60 उस वर्ष के अंत में उन्होंने जीन जैक्स अन्नार्ड की फिल्म 7 ईयर्स इन तिब्बत में ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हेनरिक एरर की भूमिका निभाई। 61 पिट ने इस भूमिका के लिए महीनों तक प्रशिक्षण लिया, जिसमें महत्वपूर्ण पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभ्यास की मांग की गई, जिसमें कैलिफोर्निया में रॉक क्लाइंबिंग और उनके सहकलाकार डेविड थेवलिस के साथ यूरोपीय आल्प्स शामिल थे। 62 पिट ने 1998 की फंतासी रोमांस फिल्म मीट जो ब्लैक में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक युवक के शरीर में निवास करने वाली मृत्यु का चित्रण किया जो यह सीखना चाहता था कि मानव होना कैसा होता है। 63 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और कई लोगों ने पिट के प्रदर्शन की आलोचना की। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल के अनुसार पिट दर्शकों को यह विश्वास दिलाने में असमर्थ थे कि वह मृत्यु और अनंत काल के सभी रहस्यों को जानते हैं। 64 प्रसिद्धि की ओर बढ़ना 1999 से 2003 1999 में पिट ने फाइट क्लब में टायलर डर्डन का किरदार निभाया। 66 जो डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित चक पलाहनीक के इसी नाम के उपन्यास का फिल्म रूपांतरण था। 68 पिट ने मुक्केबाजी, ताइक्वांडो और ग्रैपलिंग की शिक्षा लेकर इस हिस्से की तैयारी की। 69 इस हिस्से के अनुरूप दिखने के लिए पिट ने अपने सामने के दांतों के टुकड़े हटाने के लिए सहमति जताई, जिन्हें फिल्मांकन समाप्त होने पर ठीक कर दिया गया। 70 फाइट क्लब का प्रचार करते समय पिट ने कहा कि फिल्म किसी के गुस्से को किसी और पर निकालने की नहीं बल्कि एक अनुभव प्राप्त करने, एक और मुक्का सहने और यह देखने की कोशिश करती है कि आप दूसरी तरफ कैसे निकलते हैं। 71 फाइट क्लब का प्रीमियर 1999 के वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 72 CNN के पॉल क्लिंटन ने फिल्म की जोखिम भरी लेकिन सफल प्रकृति पर ध्यान दिया।
75, जबकि वैरायटी ने पिट की शांत, करिश्माई और अधिक गतिशील शारीरिक क्षमता, शायद थेल्मा और लुइस में उनकी सफल भूमिका पर टिप्पणी की। 76, बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से भी खराब प्रदर्शन के बावजूद फाइट क्लब 2000 में अपनी डीवीडी रिलीज के बाद एक कल्ट क्लासिक बन गई। 77, पिट 2001 में पिट को गाई रिची की 2000 की गैंगस्टर फिल्म स्नैच में बमुश्किल समझ में आने वाले उच्चारण वाले आयरिश ट्रैवलर बॉक्सर की भूमिका में लिया गया था। 78, कई समीक्षकों ने स्नैच की आलोचना की, हालांकि अधिकांश ने पिट की प्रशंसा की। 79, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने कहा कि पिट को एक आयरिश व्यक्ति के रूप में आदर्श रूप से कास्ट किया गया था, जिसका उच्चारण इतना मोटा है कि ब्रिटिश भी उसे नहीं समझ सकते। उन्होंने आगे कहा कि स्नैच से पहले पिट को ऐसी भूमिकाओं से जकड़ा गया था जिनमें गहन आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता थी, लेकिन हाल ही में उन्हें ब्लैक कॉमिक अपमानजनकता और आकर्षक बहिर्मुखता में अपना आह्वान मिला है। 80, जबकि द विलेज वॉयस की एमी टॉबिन ने दावा किया कि पिट को एक मजाक वाली भूमिका से अधिकतम कॉमिक लाभ मिलता है। 81, अगले वर्ष पिट ने रोमांटिक कॉमेडी द मैक्सिकन में जूलिया रॉबर्ट्स के साथ अभिनय किया। 82, एक ऐसी फिल्म जिसने कई तरह की समीक्षाएं 83 बटोरी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 32, पिट की अगली भूमिका 2001 की $143 मिलियन की कमाई वाली कोल्ड वॉर थ्रिलर स्पाई गेम में 32 टॉम बिशप की थी, जो CIA के स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन का एक ऑपरेटिव था जिसे रॉबर्ट रेडफोर्ड के किरदार द्वारा सलाह दी जाती थी। 84, Saloon.com के मार्क होलकॉम्ब ने फिल्म का आनंद लिया, हालांकि उन्होंने कहा कि न तो पिट और न ही रेडफोर्ड ने दर्शकों के लिए बहुत अधिक भावनात्मक जुड़ाव प्रदान किया। 85, 22 नवंबर 2001 को पिट ने टेलीविजन सीरीज फ्रेंड्स के 8वें सीजन में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने जेनिफर एनिस्टन द्वारा अभिनीत रेचल ग्रीन के खिलाफ एक व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसके साथ पिट उस समय शादीशुदा थे। 86, इस प्रदर्शन के लिए उन्हें हास्य श्रृंखला में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता की श्रेणी में एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 87, दिसंबर 2001 में पिट ने डकैती फिल्म ओशियंस 11 में रस्टी रेयान की भूमिका निभाई, जो 1960 के रैट पैक मूल की रीमेक थी। वह जॉर्ज क्लूनी, मैट डेमन, एंडी गार्सिया और जूलिया रॉबर्ट्स सहित कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हो गए। 88, आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त ओशियंस 11 बॉक्स ऑफिस पर अत्यधिक सफल रही। पिट फरवरी 2002 में MTV की रियलिटी सीरीज जैकस के 2 एपिसोड में दिखाई दिए, पहले लॉस एंजल्स की सड़कों पर गोरिल्ला सूट में कई कलाकारों के साथ दौड़ते हुए 89 और बाद के एपिसोड में अपने स्वयं के मंचित अपहरण में भाग लेते हुए 90। उसी वर्ष पिट ने जॉर्ज क्लूनी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म कन्फेशंस ऑफ ए डेंजरस माइंड में एक कैमियो भूमिका निभाई थी। 91, उन्होंने 2003 में अपनी पहली आवाज वाली भूमिकाएं निभाईं, ड्रीमवर्क्स की एनिमेटेड फिल्म सिंबाद, लीजेंड ऑफ द सेवन सीज 92 के शीर्षक चरित्र के रूप में बोलते हुए और एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज किंग ऑफ द हिल के एक एपिसोड में बूम हॉवर के भाई पैच की भूमिका निभाई। 93, विश्वव्यापी मान्यता 2004 से 2008। पिट ने 2004 में 2 प्रमुख फिल्म भूमिकाएं निभाईं, ट्रॉय में अकिलिस के रूप में अभिनय किया और सीक्वल ओशियंस 12 में रस्टी रेयान की अपनी भूमिका को दोहराया। उन्होंने इलियर पर आधारित ट्रॉय के फिल्मांकन से पहले 6 महीने तलवारबाजी प्रशिक्षण में बिताए। 94, उनके अकिलीज टेंडन में ऑनसेट चोट ने कई हफ्तों तक चित्र के निर्माण में देरी की। 95, द वाशिंगटन पोस्ट के स्टीफन हंटर ने कहा कि पिट ने इस तरह की मांग वाली भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 96, ट्रॉय प्लान बी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी, एक फिल्म निर्माण कंपनी जिसे उन्होंने 2 साल पहले जेनिफर एनिस्टन और पैरामाउंट पिक्चर्स के CEO ब्रैड ग्रे के साथ मिलकर स्थापित किया था। 97, ओशियंस 12 ने दुनिया भर में $362 मिलियन कमाए। 32, 98, 2005 में पिट ने डग लिमन निर्देशित एक्शन कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ में जॉन स्मिथ की भूमिका निभाई, जिसमें एक ऊब चुके विवाहित जोड़े को पता चलता है कि वे एक दूसरे को मारने के लिए भेजे गए हत्यारे हैं। फीचर को उचित समीक्षा मिली, लेकिन आम तौर पर पिट और एंजेलिना जोली के बीच की केमिस्ट्री के लिए प्रशंसा की गई, जिन्होंने उनके चरित्र की पत्नी जेन स्मिथ की भूमिका निभाई। स्टार ट्रिब्यून ने उल्लेख किया कि जबकि कहानी बेतरतीब लगती है, फिल्म मिलनसार आकर्षण, सरपट दौड़ने वाली ऊर्जा और सितारों की थर्मोन्यूक्लियर स्क्रीन केमिस्ट्री पर चलती है।
99 मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ ने दुनिया भर में $478 मिलियन कमाए, जिससे यह 2005 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। अपनी अगली फिल्म के लिए पिट ने एलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू की बहुकथात्मक ड्रामा बेबेल 2006 में केट ब्लैंचेट के साथ अभिनय किया। 101 पिट के प्रदर्शन को समीक्षकों ने खूब सराहा और सिएटल पोस्ट इंटेलिजेंसर ने कहा कि वह विश्वसनीय थे और उन्होंने फिल्म को दृश्यता दी। 102 बाद में पिट ने कहा कि वह इस भूमिका को निभाना अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फैसलों में से एक मानते हैं। 103 फिल्म को 2006 के कान फिल्म महोत्सव 104 में एक विशेष प्रस्तुति में दिखाया गया था और बाद में 2006 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। 105 बेबेल को 7 अकादमी और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा गोल्डन ग्लोब जीता और पिट को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकन मिला, हालांकि केवल ग्राहम किंग को ही ऑस्कर जीतने के योग्य माना गया। 106 तीसरी तस्वीर में रस्टी रेयान के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए पिट ने 2007 की ओशंस 13 में अभिनय किया। 107 पहली दो फिल्मों की तुलना में कम आकर्षक होने पर इस सीक्वल ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर $311 मिलियन कमाए। 32 पिट की अगली फिल्म भूमिका 2007 के वेस्टर्न ड्रामा द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कायर रॉबर्ट फोर्ड में अमेरिकी डाकू जेसी जेम्स के रूप में थी, जो रॉन हैंसेन के 1983 के इसी नाम के उपन्यास से रूपांतरित थी। 108 एंड्रयू डोमिनिक द्वारा निर्देशित और पिट की कंपनी प्लान बी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित फिल्म का प्रीमियर 2007 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 109 जिसमें पिट ने एक डरावनी और करिश्माई भूमिका निभाई थी। 111 उन्होंने अंततः एक साल बाद 2008 के समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया। 112 जनवरी 2019 तक यह उनकी अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। 113 पिट की अगली उपस्थिति 2008 की ब्लैक कॉमेडी बर्न आफ्टर रीडिंग में थी, जो कोएन बंधुओं के साथ उनका पहला सहयोग था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। द गार्जियन ने इसे एक कसकर घाव वाली, चालाकी से साजिश की गई जासूसी कॉमेडी कहा। 114 और नोट किया कि पिट का प्रदर्शन सबसे मजेदार में से एक था। 114 बाद में उन्हें डेविड फिंचर की 2008 की फिल्म द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में मुख्य भूमिका के लिए बेंजामिन बटन के रूप में लिया गया, जो एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की 1921 की लघु कहानी का एक शिथिल रूप से रूपांतरित संस्करण था। कहानी एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करती है जो 80 साल का पैदा होता है और उल्टी उम्र में बढ़ता है। 115 पिट के संवेदनशील प्रदर्शन के साथ बेंजामिन बटन को कालातीत उत्कृष्ट कृति बनाता है, द बाल्टीमोर सन के माइकल स्रागो के अनुसार। 116 इस प्रदर्शन ने पिट को अपना पहला स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन, 117 और साथ ही चौथा गोल्डन ग्लोब और दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन, 45 सभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में दिलाया। फिल्म को 13 अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले और इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $329 मिलियन की कमाई की। 32 स्थापित अभिनेता 2009 वर्तमान कोकेशियाई पुरुष के लंबे भूरे बाल पीछे की ओर लटके होते हैं और छोटी भूरी दाढ़ी होती है। वह काले रंग का सूट जैकेट और सफेद शर्ट पहनता है। 2012 के कान फिल्म महोत्सव में पिट की अगली प्रमुख भूमिका 2009 में क्वेंटिन टारंटिनो निर्देशित युद्ध फिल्म इनग्लोरियस बास्टर्स में आई, जिसका प्रीमियर 2009 के कान फिल्म समारोह में हुआ था। 118 पिट ने जमनकब्जे वाले फ्रांस में नाजियों से लड़ने वाले एक अमेरिकी प्रतिरोध सेनानी लेफ्टिनेंट एल्डो रायन की भूमिका निभाई थी। 119 यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने दुनिया भर में $311 मिलियन की कमाई की, 32 और आमतौर पर अनुकूल समीक्षा प्राप्त की। 120 फिल्म को कई पुरस्कार और नामांकन मिले, जिसमें 8 अकादमी पुरस्कार नामांकन और 7 MTV मूवी पुरस्कार नामांकन शामिल हैं, जिसमें पिट के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन भी शामिल है। 121 122 उन्होंने अगली बार 2010 की एनिमेटेड फीचर मेगामाइंड में सुपरहीरो किरदार मेट्रो मैन को आवाज दी। 124 एक ऐसे प्रदर्शन में जिसने मजबूत प्रशंसा प्राप्त की, उन्होंने नाटक मनीबॉल में ओकलैंड एथलेटिक्स के महाप्रबंधक बिली बीन को चित्रित किया, जो माइकल लुइस द्वारा लिखित इसी नाम की 2003 की पुस्तक पर आधारित है। 125 मनीबॉल को पिट के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 6 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। 126 उनकी अगली भूमिका जॉर्ज वी
हिगिंस के उपन्यास कोगन्स ट्रेड पर आधारित एंड्रयू डोमिनिक की 2012 की किलिंग देम सॉफ्टली में मॉब हिटमैन जैकी कोगन की थी। 127 2013 में पिट ने वर्ल्ड वॉर जेड में अभिनय किया, जो एक जोम्बी सर्वनाश के बारे में एक थ्रिलर था जो मैक्स ब्रूक्स के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। पिट ने फिल्म का निर्माण भी किया। 128 वर्ल्ड वॉर जेड ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $540 मिलियन की कमाई की। 32 जो पिट की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तस्वीर बन गई। 129 इसके बाद 2013 में उन्होंने सोलोमन नॉर्थअप की आत्मकथा पर आधारित ऐतिहासिक ड्रामा 12 ईयर्स ए स्लेव का निर्माण किया और उसमें एक छोटी भूमिका निभाई। 130 फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली। 132 2013 में ही पिट ने रिडले स्कॉट की द काउंसलर में सहायक भूमिका निभाई थी। 133 प्लान बी एंटरटेनमेंट ने 2013 से 2014 के शेड्यूल पर अपनी पहली टेलीविजन सीरीज उतारी। एबीसी स्टूडियो के साथ उनके संयुक्त उद्यम के रूप में साइंस फिक्शन फैंटेसी ड्रामा रिसर्जेक्शन को एबीसी द्वारा चुना गया था। 134 2017 में वॉर मशीन के जापान प्रीमियर पर पिट ने डेविड आयर द्वारा निर्देशित और लिखित द्वितीय विश्व युद्ध की फिल्म फ्यूरी में अभिनय किया और शिया लाबेओफ, लोगन लर्मन, जॉन बर्नथल, माइकल पेना और जेसन इसाक द्वारा सहकलाकार रहे। 135 136 137 यह फिल्म 17 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी। 135 अपने रन के अंत तक फ्यूरी एक व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता साबित हुई। इसने दुनिया भर में $211 मिलियन से अधिक की कमाई की। 32 और आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। 138 2015 में पिट ने अपनी पत्नी जोली के साथ उनके तीसरे निर्देशन प्रयास बाय द सी में अभिनय किया, जो उनकी पटकथा पर आधारित एक संकटग्रस्त विवाह के बारे में एक रोमांटिक ड्रामा था। पिट की अगली भूमिका जीवनी कॉमेडी ड्रामा द बिग शॉर्ट के साथ आई, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया और क्रिश्चियन बेल, स्टीव कैरेल और रयान गोसलिंग के साथ सहअभिनय भी किया। फिल्म व्यावसायिक और आलोचनात्मक रूप से सफल रही। इसने दुनिया भर में $102 मिलियन से अधिक की कमाई की। 139 और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। 140 141 फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित 5 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिससे पिट को निर्माता के रूप में अपना तीसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। 2016 में पिट ने रॉबर्ट जेमेकिस की रोमांटिक थ्रिलर एलाइड में अभिनय किया, जिसमें वह एक हत्यारे की भूमिका निभाते हैं, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में एक जर्मन अधिकारी को मारने के मिशन के दौरान एक फ्रांसीसी जासूस, मैरियन कोटिलार्ड द्वारा अभिनीत, से प्यार हो जाता है। 142 143 145 पिट ने 2017 के दौरान देर रात के टॉक शो द जिम जेफरीज शो में एक मौसम विज्ञानी के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 2016 में वर्ल्ड वॉर जेड के 2017 सीक्वल की घोषणा की गई थी। 147 इससे पहले की फिल्म में थोड़ी देरी हुई, फिर डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित होने की पुष्टि की गई और फिर अंततः बजट के मुद्दों के कारण इसे बंद कर दिया गया। 148 149 पिट ने क्वेंटिन टारंटिनो की 2019 की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ स्टंट डबल क्लिफ बूथ के रूप में अभिनय किया। द डिपार्टेड के बाद डिकैप्रियो के साथ फिर से जुड़ गए, जिसे पिट ने निर्मित किया और डिकैप्रियो ने अभिनय किया। 150 फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और क्रिटिक्स च्वाइस मूवी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार मिले। 151 152 2019 में उन्होंने जेम्स ग्रे की डीप स्पेस एपिक एड एस्ट्रा में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने रॉय मैकब्राइड की भूमिका निभाई, जो अपने पिता के लिए आकाशगंगा की खोज करने वाले एक अंतरिक्ष इंजीनियर थे। 153 पिट के प्रदर्शन की उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक के रूप में प्रशंसा की गई। 154 155 एक ऐसा प्रदर्शन दिया जो निष्क्रियता को आत्मरक्षा के घातक रूप में हथियार बनाता है। 156 25 अप्रैल 2020 को पिट ने सैटरडे नाइट लाइव में कोल्ड ओपन में डॉ. एंथनी फॉसी का किरदार निभाया और कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किया। 2021 में
पिट ने फ्रेंच रिकॉर्ड निर्माता डेमियन क्विंटार्ड के साथ एक कंपनी बनाकर रिकॉर्डिंग व्यवसाय में प्रवेश किया। फ्रांस के दक्षिण में पिट के शैटो मिरावल में स्थापित मिरावल स्टूडियो 2 दशकों की निष्क्रियता के बाद 2022 में फिर से खुलेगा। स्टूडियो का पिछला संस्करण दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्टूडियो में से एक था, जिसमें पिंक फ्लॉयड, क्रैनबेरीज, AC/DC, साडे और म्यूज जैसे अन्य लोगों के लिए रिकॉर्ड बनाए गए थे। 157 2022 में पिट ने डेविड लीच द्वारा निर्देशित बुलेट ट्रेन में अभिनय किया। 158 और डेमियन चिज़ेल द्वारा निर्देशित बेबीलोन में अपने वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड की सहकलाकार मार्गोट रोबी के साथ फिर से काम किया। 159 सितंबर 2021 में यह पता चला कि वह जॉन वॉट्स द्वारा लिखित और निर्देशित एक थ्रिलर फिल्म में जॉर्ज क्लूनी के साथ फिर से काम करेंगे। 160 5 जनवरी 2022 को उन्होंने जोसेफ कोसिंस्की द्वारा निर्देशित फॉर्मूला 1 पर एक रेसिंग फिल्म में अभिनय करने और उसका निर्माण करने के लिए हस्ताक्षर किए। 161 जिसके लिए वह $30 मिलियन कमाएंगे। 162 परोपकार और सक्रियता। पिट ने अक्टूबर 2004 में मिसौरी विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया ताकि छात्रों को 2004 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 163 जिसमें उन्होंने जॉन केरी का समर्थन किया। 163 164 बाद में अक्टूबर में उन्होंने भ्रूण स्टेम सेल अनुसंधान के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण के सिद्धांत का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। उन्होंने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इन रास्तों को खोलें ताकि हमारे सबसे अच्छे और सबसे प्रतिभाशाली लोग इन इलाजों को खोज सकें जिनके बारे में उन्हें विश्वास है कि वे उन्हें खोज लेंगे। 165 इसके समर्थन में उन्होंने प्रस्ताव 71 का समर्थन किया, जो कि कैलिफोर्निया की एक मतपत्र पहल है जिसका उद्देश्य स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राज्य सरकार को वित्त पोषण प्रदान करना है। 166 पिट ने 2014 में संघर्ष में यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। पिट 1 कैंपेन का समर्थन करते हैं, जो विकासशील देशों में एड्स और गरीबी से लड़ने के उद्देश्य से एक संगठन है। 167 168 उन्होंने 2005 के PBS सार्वजनिक टेलीविजन श्रृंखला RX फॉर सर्वाइवल ए ग्लोबल हेल्थ चैलेंज का वर्णन किया, जो वर्तमान वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर चर्चा करता है। 169 अगले वर्ष पिट और जोली हैती गए, जहां उन्होंने येले हैती द्वारा समर्थित एक स्कूल का दौरा किया, जो कि हैती में जन्मे हिप हॉप संगीतकार विक्लफ जीन द्वारा स्थापित एक चैरिटी है। 170 मई 2007 में पिट और जोली ने 4 और सूडान में 3 संगठनों को $1 मिलियन का दान दिया, जो डारफुर क्षेत्र में संकट से प्रभावित लोगों के लिए समर्पित थे। 171 क्लूनी, डेमन, डॉन चीडल, डेविड प्रेसमन और जेरी वेनेट्रोब के साथ पिट नॉट ऑन आवर वॉच के संस्थापकों में से एक। पिट की वास्तुकला में निरंतर रुचि है। 173 यहाँ तक कि उन्होंने प्रसिद्ध वास्तुकार फ्रैंक गेहरी के लॉस एंजल्स कार्यालयों में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का अध्ययन करने के लिए फिल्म से समय निकाला। 174 उन्होंने ई2 डिज़ाइन का वर्णन किया, जो एक PBS टेलीविज़न श्रृंखला है जो टिकाऊ वास्तुकला और डिज़ाइन के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल संरचनाओं के निर्माण के लिए दुनिया भर के प्रयासों पर केंद्रित है। 175 2000 में उन्होंने आर्किटेक्ट थॉमस ए हेंज और रांडेल मेकिन्सन के साथ ब्लैकर हाउस पर एक वास्तुकला पुस्तक का सहलेखन किया। 176 2006 में उन्होंने मेक इट राइट फाउंडेशन की स्थापना की, न्यू ऑरलियंस में आवास पेशेवरों को संगठित करने और तूफान कैटरीना के कारण हुई तबाही के बाद न्यू ऑरलियंस के 9वें वार्ड में 150 टिकाऊ, किफ़ायती नए घरों का निर्माण करने के लिए संगठित किया। 177 178 इस परियोजना में 13 वास्तुशिल्प फर्म और पर्यावरण संगठन ग्लोबल ग्रीन USA शामिल है, जिनमें से कई फर्म अपनी सेवाएं दान कर रही है। 179 180 पिट और परोपकारी स्टीव बिंग ने प्रत्येक ने $5 मिलियन का दान दिया है। 181
पहले 6 घर अक्टूबर 2008 में पूरे हो गए। 182 और सितंबर 2009 में पिट को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से परियोजना की मान्यता में एक पुरस्कार मिला, जो एक गैरलाभकारी व्यापार संगठन है जो इमारतों को कैसे डिजाइन, निर्माण और संचालन किया जाता है, इसमें स्थिरता को बढ़ावा देता है। 183, 184 पिट ने राष्ट्रीय मॉडल के रूप में हरित आवास की अपनी अवधारणा को बढ़ावा देने और संघीय वित्तपोषण संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए मार्च 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी से मुलाकात की। 185 सितंबर 2006 में पिट और जोली ने दुनिया भर में मानवीय कारणों की सहायता के लिए एक धर्मार्थ संगठन जोली पिट फाउंडेशन की स्थापना की। 186 फाउंडेशन ने ग्लोबल एक्शन फॉर चिल्ड्रन और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को प्रत्येक को $1 मिलियन का प्रारंभिक दान दिया। 187 इसके बाद अक्टूबर 2006 में डैनियल पर्ल फाउंडेशन को $1 लाख का दान दिया, जो दिवंगत अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की याद में बनाया गया संगठन था। 188 संघीय फाइलिंग के अनुसार पिट और जोली ने 2006 में फाउंडेशन में $8.5 मिलियन का निवेश किया। इसने 2006 में $2.4 मिलियन, 189 और 2007 में $3.4 मिलियन दिए। 190 जून 209, 191 जनवरी 2010 में फाउंडेशन ने हैती भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को $1 मिलियन का दान दिया। 192, 193 पिट समलैंगिक विवाह के समर्थक है। 194 एस्क्वायर के 7 अक्टूबर 2006 के एक साक्षात्कार में पिट ने कहा कि वह जोली से तब शादी करेंगे जब अमेरिका में हर कोई कानूनी रूप से शादी करने में सक्षम हो जाएगा। 195 सितंबर 2008 में उन्होंने कैलिफोर्निया के 2008 के मतपत्र प्रस्ताव 8 के खिलाफ अभियान के लिए $1 लाख का दान दिया, जो राज्य के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की पहल थी जिसने समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया था। 196 मार्च 2012 में पिट को डस्टिन लांस ब्लैक के नाटक 8 के प्रदर्शन में दिखाया गया था, जो संघीय परीक्षण का एक मंचित पुनः अभिनय था जिसने कैलिफोर्निया के समलैंगिक विवाह पर प्रस्ताव 8 प्रतिबंध को पलट दिया था, न्यायाधीश वॉन वॉकर के रूप में। 197 सितंबर 2012 में पिट ने ओबामा के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा, मैं ओबामा का समर्थक हूं और मैं उनके अमेरिकी चुनाव अभियान का समर्थन कर रहा हूं। 198 अक्टूबर 2020 में उन्होंने जो बिडेन के 2020 के राष्ट्रपति अभियान के लिए एक विज्ञापन सुनाया। ब्रेंडन ग्लीसन, जन्म 29 मार्च 1955, एक आयरिश अभिनेता और निर्देशक हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें प्राइम टाइम एमी अवार्ड, 2 ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड और 3 IFTA अवार्ड शामिल हैं। साथ ही 1 अकादमी अवार्ड, 3 बाफ्टा अवार्ड और 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन भी शामिल हैं। 2020 में उन्हें आयरलैंड के महानतम फिल्म अभिनेताओं की द आयरिश टाइम्स सूची में 18वें स्थान पर रखा गया था। वह अभिनेता डोमनॉल ग्लीसन और ब्रायन ग्लीसन के पिता हैं। उन्हें ब्रेवहार्ट 1995, माइकल कोलिंस 1996, 28 डेज लेटर 2002, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क 2002, कोल्ड माउंटेन 2003, ट्रॉय 2004, हैरी पॉटर फिल्म सीरीज 2005 से 2010, सफ्रागेट 2015, पैडिंगटन 2 2017, द बैलार्ड ऑफ बस्टर स्क्रग्स 2018 और द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ 2021 जैसी फिल्मों में उनकी सहायक भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें द जनरल 1998, इन ब्रुग्स 2008, द गार्ड 2011, कैलवरी 2014, फ्रेंकी 2019 और द बैनशीज ऑफ इनिशेरिन 2022 जैसी फिल्मों में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने टेलीविजन फिल्म इनटू द स्टॉर्म में विंस्टन चर्चिल की भूमिका के लिए 2009 में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। शोटाइम सीरीज द कॉमी रूल
2020 में डोनाल्ड ट्रंप के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला। 2017 से 2019 तक उन्होंने क्राइम सीरीज मिस्टर मर्सिडीज में अभिनय किया। उन्हें स्टीफन फ्रीयर्स की सनडांस टीवी सीरीज स्टेट ऑफ द यूनियन 2022 के लिए एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन। ग्लीसन का जन्म डबलिन में हुआ था, जो पैट 1925 से 2007 और फ्रैंक ग्लीसन 1918 से 2010 के बेटे थे। 2. ग्लीसन ने खुद का वर्णन एक बच्चे के रूप में एक शौकीन चावला पाठक के रूप में किया है। 3. उन्होंने डबलिन के फेयरव्यू में सेंट जोसेफ सीबीएस में अपनी दूसरी स्तर की शिक्षा प्राप्त की, जहां वे स्कूल ड्रामा समूह के सदस्य थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में अंग्रेजी और आयरिश में प्रमुखता के साथ कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक अभिनेता के रूप में प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक नॉर्थ काउंटी डबलिन में अब बंद हो चुके कैथोलिक बेलकैंप कॉलेज में आयरिश और अंग्रेजी के माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में काम किया, जो 2004 में बंद हो गया। 4-5 वे अध्यापन के दौरान एक अभिनेता के रूप में भी काम कर रहे थे। उन्होंने 1991 में अभिनय के लिए पूर्णकालिक रूप से समर्पित होने के लिए शिक्षण पेशे को छोड़ दिया। 2014 में कैलवरी को बढ़ावा देने के लिए एनपीआर साक्षात्कार में ग्लीसन ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में एक ईसाई भाई द्वारा एक बच्चे के रूप में उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन इस घटना से वे किसी भी तरह से आहत नहीं हुए। सेक्स कैरियर। ब्रेंडन ग्लीसन सितंबर 2005 डबलिन स्थित पैशन मशीन थिएटर कंपनी के सदस्य के रूप में ग्लीसन थिएटर कंपनी के कई शुरुआती और बेहद सफल नाटकों में दिखाई दिए, जैसे ब्राउन ब्रेड 1987 जिसे रॉडी डॉयल ने लिखा और पॉल मर्सियर ने निर्देशित किया, वेस्टर्स 1985 और होम 1988 जिसे पॉल मर्सियर ने लिखा और निर्देशित किया। उन्होंने पैशन मशीन के लिए 3 नाटक भी लिखे हैं, द बर्ड टेबल 1987 और ब्रेकिंग अप 1988, दोनों का उन्होंने निर्देशन किया, और बेबीज एंड बाथवाटर 1994 जिसमें उन्होंने अभिनय किया। 7. उनके अन्य डबलिन थिएटर कार्यों में पैट्रिक सुस्किंड का व मैन प्ले द डबल बास और जॉन बी कीन का द ईयर ऑफ द हाइकर शामिल है। ग्लीसन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 34 साल की उम्र में की थी। 8. वे पहली बार आयरलैंड में RTE1 पर प्रसारित एक टेलीविजन फिल्म द ट्रीटी में माइकल कोलिंस की भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए, और जिसके लिए उन्होंने 1992 में जैकब पुरस्कार जीता। उन्होंने ब्रेवहार्ट, आई वेंट डाउन, माइकल कोलिंस, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, कोल्ड माउंटेन, 28 डेज लेटर, ट्रॉय, किंगडम ऑफ हेवन, लेक प्लेसिड, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिशन इम्पॉसिबल 2 और द विलेज जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने जॉन बोरमन की 1998 की फिल्म द जनरल में आयरिश गैंगस्टर मार्टिन काहिल की भूमिका के लिए आलोचकों की प्रशंसा हासिल की। 2003 में ग्लीसन चैनल 4 की एनिमेटेड श्रृंखला वाइल्ड स्टोरीज के एक एपिसोड में ह्यूग द मिलर की आवाज थे। 9. जबकि ग्लीसन ने द ट्रीटी में आयरिश राजनेता माइकल कोलिंस को चित्रित किया था, बाद में उन्होंने फिल्म माइकल कोलिंस में कोलिंस के करीबी सहयोगी लियाम टोबिन को चित्रित किया, जिसमें लियाम नीसन ने कोलिंस की भूमिका निभाई थी। 10. बाद में ग्लीसन ने इनटू द स्टॉर्म में विंस्टन चर्चिल को चित्रित किया। ग्लीसन ने अपने प्रदर्शन के लिए एमी पुरस्कार जीता। ग्लीसन ने चौथी में हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर मैडाई मूडी की नकल करते हुए बार्टी क्राउच जूनियर की भूमिका निभाई, और 5वीं और 7वीं हैरी पॉटर फिल्मों में खुद एलास्टर मूडी की भूमिका निभाई। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2015 में ब्रेंडन अपने बेटे डोमनॉल ग्लीसन के साथ। ग्लीसन ने द सीक्रेट ऑफ केल्स में एबॉट सेलाज की आवाज प्रदान की, जो कार्टून सैलून के टॉम मूर और नोरा ट्वॉमी द्वारा सहनिर्देशित एक एनिमेटेड फिल्म थी, जिसका प्रीमियर फरवरी 2009 में जेमसन डबलिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 11. ग्लीसन ने 2006 में लघु फिल्म 6 शूटर में अभिनय किया, जिसने सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए एकेडमी पुरस्कार जीता। इस फिल्म को मार्टिन मैकडोनाग ने लिखा और निर्देशित किया था। 2008 में ग्लीसन ने कॉमेडी अपराध फिल्म इन ब्रुग्स में अभिनय किया, जिसे मैकडोनाग ने ही लिखा और निर्देशित किया था। फिल्म और ग्लीसन के प्रदर्शन को आलोचकों की भारी प्रशंसा मिली, जिससे ग्लीसन को कई पुरस्कार नामांकन मिले, जिसमें उनका पहला गोल्डन ग्लोब नामांकन भी शामिल। जुलाई 2012 में उन्होंने टेलर किट्सच के साथ द ग्रैंड सेडिक्शन का फिल्मांकन शुरू किया, जो कि डॉन मैककेलर द्वारा निर्देशित जीन फ्रांसवा पोलियोट की फ्रेंच कैनेडियन ला ग्रांडे सेडिक्शन 2003 की रीमेक थी। फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। 13.
2016 में वह वीडियो गेम अनुकूलन असैसिन्स क्रीड और बेन एफ्लेक के अपराध नाटक लाइव बाय नाइट में दिखाई दिए। 2017 में उन्होंने साइकिक समाप्त किया, एक लघु जिसका उन्होंने निर्देशन और अभिनय किया था। 2022 में वह मार्टिन मैकडोनाग के साथ दुखद कॉमेडी द बैनशीज ऑफ इनिशेरिन में फिर से शामिल हुए, जिसमें कॉलिन फेरेल के साथ अभिनय किया। और दूसरा पार्ट एक जैसा भी इसका बनाया नहीं जा रहा। बाकी कई आपने एक जैसा अफवाह सुनेगी या कोई टीजर ट्रेलर देखा होगा जिनके अंदर इसके दूसरे पार्ट के बारे में अपडेट बताई जा रही है, लेकिन वो सारे के सारे टीजर या ट्रेलर जो है वो फैन मेड है। बाकी और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा।